नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको भाग 16 पढ़ाया और भाग 16 में आपने देखा होगा कि भारत में निवास करने वाले विभिन्न वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो उसमें आपने देखा था अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक आपने विभिन्न वर्गों के बारे में प्रावधान पढ़े होंगे। वो भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज हम उसके आगे आपको पढ़ाएंगे और आज हम आपको पढ़ाएंगे भाग 17 और हम आपको भाग इसलिए बताते हैं कि अनुच्छेद के साथ साथ कभी कभी भाग भी पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के मिलाने के लिए आ जाएगा भाग 8, भाग 14, भाग 12, भाग 16, फिर उसमें क्या होता है, कौन सही है कौन गलत है, तो किस भाग में क्या है, किस भाग का सब्जेक्ट क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है। तो अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं भाग 17 और इस भाग 17 का जो विषय है, जो इसकी विषय वस्तु है, वो है संघ की राजभाषा। और आप जानते हैं कि भले ही विषय संघ की राजभाषा है, लेकिन आप कुल मिलाकर के राजभाषा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे। आपने 8वीं अनुसूची हमने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है और आपने देखा कि किस तरीके से 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थीं, फिर और भाषाएं जोड़ी गईं और आज की तारीख में 22 भाषाएं हैं। वो 8वीं अनुसूची की बात है। 8वीं अनुसूची में वो भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा दे दिया है सरकार ने, लेकिन इसमें हम पढ़ाएंगे, इसका विषय है संघ की राजभाषा। और इसका जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है 343 और इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 करके। लेकिन हम इसमें आपको जो भी इसकी सबसे आपके काम की बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको जानना चाहिए, वो सब बातें आपको बताएंगे। 343 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस पूरे भाग का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 343। और ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। क्या कहता है? ये कहता है कि संघ की भाषा जो है वो क्या होगी? हिंदी, और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। तो जो संघ की भाषा हो गई वही वास्तव में क्या हो गई? संघ की राजभाषा हो गई। यानी जो अनुच्छेद 343 कहता है कि जो हमारा संघ है, जो भारत है, उसकी जो ऑथराइज्ड लैंग्वेज होगी, जो अधिकृत भाषा होगी, वो क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और आगे कहता है यह अनुच्छेद कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, शासकीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी अंक जो हैं वो देवनागरी लिपि वाले नहीं होंगे। कौन से होंगे? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। बड़ा रोचक तथ्य यह भी है कि रोम में जो अंक पद्धति है वो आपने देखा होगा, ऐसी है। इस टाइप से लिखते हैं। इन्हें रोमन अंक कहते हैं। आज भी इनको जो है क्या कहा जाता है? रोम वाले इन्हें रोमन अंक कहते हैं और पूरा विश्व इनको रोमन अंक कहता है आज भी। और किस तरीके से लिखे जाते हैं? इस तरीके से। दशमलव प्रणाली या दाशमिक सिस्टम, दशमलव प्रणाली और स्थान मूल्य प्रणाली का विकास और आविष्कार जो है
वो भारत में हुआ। यही तरीके से जो अंक हैं ये 1 2 3 4 5, वास्तव में इन अंकों का आविष्कार और विकास भी भारत में हुआ। एक बार हम फिर आपको रिपीट करें कि दशमलव प्रणाली, स्थान मूल्य प्रणाली एवं इस प्रकार के जो अंक हैं ये 1 2 3 4, इन अंकों का आविष्कार और विकास भारत में हुआ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अरबों ने ये अंक भारत से सीखे और इसीलिए अरब में इन अंकों को हिंदसा कहा गया। क्या कहा गया? हिंदसा। और यूरोप वालों ने इन्हीं अंकों को अरब से सीखा, इसलिए यूरोप वासियों ने इनको अरबी अंक कहा। क्या कहा? अरबी अंक कहा। और यूरोप वालों ने जिन्हें अरबी अंक कहा, ये जो अंक हैं, ठीक, इन्हीं अंकों को भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा गया है। इन्हीं अंकों को भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा गया है, यानी हमारे शासकीय प्रयोजनों के लिए इन अंकों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं अंकों को भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा गया है। तो आपने देखा कि 343 के प्रथम खंड में, फर्स्ट में ये कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात बैठानी है आपको, जो 343 सेकंड यानी खंड 2 में कही गई। वो क्या कही गई, बहुत आपको बैठाना है दिमाग में, और कही गई कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, कितने वर्ष की अवधि तक? 15। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तक होता था। ठीक, बात आपके समझ में आई? ये तो कह दिया गया कि ठीक है, संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन ये कह दिया गया कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की जो अवधि होगी, यानी संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 15 वर्ष का पूर्व 1965, यानी 1965 तक उन सभी प्रयोजनों के लिए, सभी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले तक होता था। फिर 343 का खंड 3 यानी 343, ये खंड 3 में क्या कहा गया ये भी देख लो आप, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। फिर ये कहा गया कि उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात में, बहुत धीरे धीरे एक नाम से आपको बता रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ आपके दिमाग में घुसती चले, आप इसको बैठाते चलें। कोशिश कर रहा हूँ सरलता भाषा में, लेकिन कुछ संवैधानिक शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। जब आप बार बार उनको पढ़ेंगे तो आपके भी दिमाग में वो बिल्कुल बैठ जाएंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे कहीं तो कुछ संवैधानिक शब्दों का उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 3 खंड में क्या कहा गया? ये कहा गया कि उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, अर्थात 1965 के पश्चात, अंग्रेजी भाषा एवं अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग सिर्फ ऐसे प्रयोजनों के लिए, अर्थात सिर्फ ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो संसद कानून बनाकर निश्चित करे। संसद कानून बनाकर, यानी सभी क्षेत्रों में नहीं होना था। ये क्या अनुच्छेद 343 थर्ड क्या कह रहा है कि उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा एवं अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग सिर्फ ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो संसद कानून बनाकर निश्चित करे।
इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि हमारे संविधान निर्माता सोचते थे कि 15 वर्षों में हिंदी समस्त क्षेत्र पर छा जाएगी। 15 वर्षों में हिंदी समस्त क्षेत्र पर छा जाएगी और अपवाद स्वरूप कुछ छोटे छोटे द्वीप रह जाएंगे जिनमें अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति देने के लिए संसद कानून बना सकेगी, संसद कानून बनाएगी। अब चूंकि 15 वर्ष की अवधि 1965 में समाप्त हो रही थी, इसलिए 1963 में 1963 में बहुत महत्वपूर्ण है कि 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा। 1963 में राजभाषा अधिनियम राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और जिसे 1967 में संशोधित किया गया। ये बहुत पूछा जाता है। तो 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और 1967 में इस राजभाषा अधिनियम का संशोधन किया गया और 1967 में संशोधित अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी उद्देश्यों के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया जिन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले तक हो रहा था। 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी उद्देश्यों के लिए निश्चित काल तक बढ़ा दिया गया जिन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले तक होता था। और आज आप देखेंगे कि पूरे देश में अंग्रेजी का ही बोलबाला है और इसके लिए जिम्मेदार है ये 1963 का राजभाषा अधिनियम, जिसे 1967 में संशोधित किया गया। इस तरह संविधान के अनुसार अंग्रेजी राजभाषा नहीं है, संघ की राजभाषा हिंदी है, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी ही राजभाषा है, अंग्रेजी ही राज कर रही है। भारत आज भी गरीबी और तबाही में पड़ा है। भारत आज भी गरीबी और तबाही में पड़ा है और इंडिया उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह राज कर रहा है। भारत आज भी गरीबी और तबाही में पड़ा है और इंडिया उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह राज कर रहा है। जबकि दुख होगा जान करके कि राजभाषा से संबंधित यह जो प्रावधान था क्या कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सर्वसम्मति से अपनाया गया था। कोई विवाद नहीं था हिंदी को लेकर के। बल्कि जब संविधान बन रहा था तो संघ की राजभाषा को लेकर के एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। अब ये कन्फ्यूज ना हो जाना कि ड्राफ्ट कमेटी तो अम्बेडकर के अध्यक्षता में बनी थी, वो मूल ड्राफ्ट कमेटी थी, लेकिन कभी कभी किसी संक्षिप्त विषय पर लेकर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के भी कमेटियां बना दी जाती थी कि भाई ये कमेटी बनाएगी और इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो 16 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इस कमेटी में मुख्य भूमिका गोपाल स्वामी अयंगर और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की थी। और इस 16 सदस्यीय कमेटी के बाद, कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही अनुच्छेद 243 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सब शामिल किए गए थे। और इसीलिए राजभाषा से संबंधित ये संविधान का ये जो भाग है इसे मुंशी अयंगर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मुंशी अयंगर सूत्र, ये कहते हैं। खैर, आपने ये देखा कि वास्तविक सैद्धांतिक की स्थिति क्या है और व्यवहारिक स्थिति क्या है। अब आते हैं हम आर्टिकल 344 पर। आर्टिकल 344 जो है वो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ये सब्जेक्ट है आर्टिकल 344 का। आर्टिकल 344 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और फिर इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, अर्थात अगर इसकी हम एक्सप्लेन करें तो मतलब 1955 और 1960, 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो सदस्य के रूप में इस राजभाषा आयोग में होंगे। यह आयोग राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक उपयोग एवं अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन और संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा के संबंध में रिपोर्ट देगी, प्रतिवेदन देगी। प्रतिवेदन देगा कौन? ये आयोग। मतलब एक राजभाषा आयोग बनेगा और इस आयोग में अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं इसमें सदस्य के रूप में होंगे। और यह आयोग राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम से कम करने के संबंध में और संघ तथा राज्यों के बीच में पत्राचार की भाषा के संबंध में, विभिन्न राज्यों के बीच में आपस में जो पत्राचार होगा यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो पत्राचार होगा या तमिलनाडु और बिहार के बीच में पत्राचार होगा, इस प्रकार राज्यों के बीच जो पत्राचार होगा उस पत्राचार के संबंध में एक प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को। और इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए और विचार के बाद राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देने के लिए, यानी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और विचारोपरांत राष्ट्रपति को सिफारिश देने के लिए, प्रतिवेदन देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए संसद की एक समिति गठित की जाएगी। संसद की एक समिति गठित की जाएगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। ये सब संविधान में लिखा है 344 में। यानी आयोग और आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक समिति संसद की 30 सदस्यीय बनेगी। तो आर्टिकल 344 में जो लिखा था उसके अनुसार जो राष्ट्रपति ने 1955 में चूंकि लिखा था 5 वर्ष के संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, तो 5 वर्ष की समाप्ति कब हो रही थी? 1955 में। तो 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने श्री बी.जी. खेर
बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की और फिर बीजी खेर की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसद की एक 30 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन था अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। इस संसदीय समिति ने जो है वो अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को दी। राष्ट्रपति ने समिति की सिफारिशों के आधार पर 1960 में आदेश भी निकाले, लेकिन ये सारे आदेश जो है आधे अधूरे रहे। ये आधे अधूरे आदेश हिंदी को उसका स्थान न दिला सके। यह आधे अधूरे आदेश हिंदी को उसका स्थान न दिला सके, क्योंकि 1963 और फिर 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम ने हिंदी को रानी, अंग्रेजी को रानी और हिंदी को नौकरानी बना दिया हमेशा के लिए। सदैव के लिए अंग्रेजी को स्थापित कर दिया। अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो ये जो कुछ भी हुआ 1963 और 67 के कानून के द्वारा जो किया गया, यह इस बात का उदाहरण है कि किस तरह हमारे राजनेता संविधान के उद्देश्यों को विफल कर देते हैं और किस प्रकार अंग्रेजी जानने वाला एक छोटा सा अभिजात वर्ग एक विदेशी भाषा में हमारे देश में प्रशासन चला रहा है और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किए हैं। भारत में एक ऐसी भाषा से समस्त सरकारी कामकाज हो रहा है जो वास्तव में विदेशी है और जिसे भारत की बहुसंख्यक जनता समझती ही नहीं है। यह लोकतंत्र का उपहास नहीं तो और क्या है। यह लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है। वस्तुतः हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर जितने भी अलोकतांत्रिक काम हो सकते हैं होते रहते हैं। वस्तुतः ये लोकतंत्र का उपहास है। भारत मैं तो कहता हूं भारत एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जहां पर आज की सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार जिसके हम अधीन थे उस सरकार की उन लोगों की भाषा में अपना कामकाज चला रही है। विश्व में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। विश्व के अधिकांश देश, लगभग बहुत सारे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और तमाम देशों के गुलाम रहे। उनका भी शोषण हुआ, वहाँ भी औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब स्वतंत्र हुए। भारत भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वहाँ पर उनकी राजभाषा वही है जो उनके बहुसंख्यक लोगों के द्वारा पराधीनता से पहले बोली जाती रही। उस देश में जो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, समझते हैं, वही उनकी राजभाषा है। लेकिन हमारा देश इसका अपवाद है। हमारे देश में राजभाषा सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक दृष्टिकोण से तो हिंदी है, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप से हमारी राजभाषा अंग्रेजी बनी हुई है। हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं की जड़ में यही है। अधिकांश लोगों की पढ़ाई लिखाई
उनकी मातृभाषा में होती है। तमिलनाडु में लड़का तमिल में पढ़ना सीखता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु में, बंगाल में बंगाली में, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी में। हम पढ़ते लिखते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ लिख करके बड़े होते हैं, लेकिन हम समाज और देश में वो स्थान नहीं पा पाते हैं जो अंग्रेजी भाषा में पढ़े हुए चंद लोग पा लेते हैं। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में होता है। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। खैर, आइए अभी कुछ और बातें आपको हम बताते हैं। अनुच्छेद 344 के बाद है अनुच्छेद 345, और अनुच्छेद 345 जो है वो बताता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो ये बताता है अनुच्छेद 345 कि राज्य की राजभाषा क्या होगी और राजभाषाएं। इससे स्पष्ट है कि राज्य में राजभाषा एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती हैं। तो इसमें कहा गया कि किसी राज्य का विधानमंडल, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल, एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। वो चाहे तो हिंदी को कर ले और वो चाहे तो किसी और भाषा या एक से अधिक भाषा को कर ले। ज़्यादातर राज्यों ने अपने राज्य में बोली जाने वाली, अपने राज्य के लोगों के द्वारा व्यवहृत की जाने वाली, अधिकांश लोगों के द्वारा व्यवहृत की जाने वाली भाषा को उस राज्य की राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्यों में आप देखेंगे कि अंग्रेजी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है उनके राज्य की राजभाषा, राज्य के सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले हिंदी राजभाषा थी, बाद में 1989 में उर्दू को भी राज्य की राजभाषा का दर्जा दिया गया। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 4-5 भाषाओं को राज्य की राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो वहाँ के मुख्य लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। तो इस तरीके से आपका ये अनुच्छेद 345। इसके बाद आता है अनुच्छेद 346 और ये कहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा, संघ के बीच पत्रादि की भाषा, ये कहता है अनुच्छेद 346। मतलब ये है कि अगर एक राज्य किसी दूसरे राज्य से पत्राचार करेगा तो भाषा क्या होगी, राज्य और संघ के बीच में अगर पत्राचार होगा तो भाषा क्या होगी। तो अनुच्छेद 346 कहता है कि यदि संघ ने किसी राजभाषा को अधिकृत कर दिया है, प्राधिकृत कर दिया, ऑथराइज कर दिया है, तो वह संघ और राज्य के बीच में पत्रादि की भाषा होगी, राज्यों के बीच में पत्रादि की भाषा होगी। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 343 फर्स्ट के अनुसार वह प्राधिकृत भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कहने के लिए हिंदी है, लेकिन फिर 1963 और 67 का अधिनियम की अंग्रेजी बनी हुई है। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहें तो वो इस बात का करार कर सकते हैं, इस बात का समझौता कर सकते हैं
कि उनके बीच पत्रात की भाषा हिंदी होगी, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि ने ऐसे करार किए हुए हैं कि उनके बीच पत्रात की भाषा हिंदी होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। सब अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 344 में क्या है, अनुच्छेद 345 में क्या है, अनुच्छेद 346 में क्या है, सब पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद 348। 348 में जो लिखा है वो बहुत कुछ ऐसा नहीं कि उसको हम बहुत यहाँ बताएं या उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ अनुच्छेद नहीं भी याद रहेंगे तो अगर विकल्प मिलेगा, जितने अनुच्छेद मैंने बता दिए अगर उतने याद रहेंगे तो कभी भी आपका कोई भी सवाल अनुच्छेद से के संबंध में गलत नहीं हो सकता। तो 348 कहता है कि 348 का विषय है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, संसद और राज्य के विधान बनों द्वारा पास किए जाने वाले, पेश किए जाने वाले विधेयक और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद बनने वाले अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इन उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयाँ किस भाषा में होंगी, उच्च न्यायालय में होने वाली कार्रवाइयाँ किस भाषा में होंगी, जो हमारे विधेयक होंगे या अधिनियम होंगे वो किस भाषा में होंगे, इनके संबंध में प्रावधान करता है आर्टिकल 348। और बिल्कुल संक्षेप में आपको बताएं तो ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि इन सब की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाइयाँ काहे में होंगी, अंग्रेजी में होंगी। जो विधेयक और अधिनियम बनेंगे वो किस में बनेंगे, अंग्रेजी में बनेंगे, सिर्फ संघ के ही नहीं राज्यों के भी। फिर बाद में ये कह दिया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से, ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य में, यानी अपने राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अगर चाहे तो वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में है और खंडपीठ लखनऊ में है, वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति से अपने राज्य में, संबंधित राज्य की में जो उच्च न्यायालय है उसकी कार्रवाइयों में जो है उसकी जो कार्रवाइयाँ होंगी वो उस राज्य की राजभाषा में या हिंदी में कार्रवाइयों में इन भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। किसकी, जो राज्य की राजभाषा है और या हिंदी। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले, राष्ट्रपति की अनुमति दे देते हैं तो फिर संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय अपनी कार्रवाइयों में उस राज्य की राजभाषा या हिंदी जैसी भी स्थिति हो उसका प्रयोग कर सकता है। और बाद में जो राजभाषा अधिनियम था 1963-67 वाला, तो राजभाषा अधिनियम 1900 संशोधित वाला जो था 1967 में, उसके द्वारा यह भी अधिकार दे दिया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से सिर्फ कार्रवाइयाँ ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले किसी निर्णय, डिग्री या आदेश, किसी निर्णय, डिग्री, आदेश में भी उस राज्य की राजभाषा या हिंदी का उपयोग किया जा सकता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर लें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ खंडपीठ में जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे अर्जी पेश करना, रिट दाखिल करना और फिर हाई कोर्ट के जो निर्णय या डिक्री या जो आदेश हों वो भी हिंदी में हो सकते हैं। लेकिन
कब हो सकते हैं? जब राष्ट्रपति ऐसा करने की अनुमति दे दे। तो जो भी राज्य की राजभाषा हिंदी है तो हिंदी में, कोई और है तो उसमें हो सकते हैं। तो ये आ गया आपका अनुच्छेद 348। अब इस भाग 17 का जो अंतिम अध्याय है हम उसमें आते हैं, और इस अंतिम अध्याय में जो है वो कुछ विशेष निर्देश हैं। ये मेंस में पूछे जाते हैं कि क्या विशेष निर्देश हैं। विशेष निर्देश हैं, क्या है? विशेष निर्देश हैं। विशेष निर्देश हैं सरकार को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टाइप। हमने टाइप कहा ही नहीं कह दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आपने भाग 4 में बताए थे। तो एक तरीके से विशेष निर्देश हैं सरकार को। और सबसे पहला जो निर्देश है वो है 350 का। क्या है? 350 का। 350 का ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दिए जाने का प्रयास सरकार करेगी, अथॉरिटी करेगी, उनको जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालक हैं। अब इसको अगर हम फिर एक बार कहें तो उससे 350 का बहुत पूछा जाता है। वो ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास व्यवस्था करेगी, सरकार करेगी। और इस संबंध में अगर राष्ट्रपति कोई आवश्यक समझते हैं तो निर्देश दे सकते हैं। ये 350 का तो क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, एक तरीके से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। फिर है 350 खा, यही बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो राष्ट्रपति जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्त कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। इसी तरीके से अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 351 का संबंध किससे है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश बहुत पूछा जाता है। ये सारे अनुच्छेद ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश इसका सब्जेक्ट है। और कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा। क्या कहा गया है? ये 351 में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का जो है वो विकास करे, हिंदी भाषा का प्रसार करे, और हिंदी भाषा का प्रसार इस तरीके से करे। संघ का यह दायित्व होगा, संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का जो है वो प्रसार करे, और प्रसार इस तरीके से करे, इसका प्रसार बढ़ाए कि वो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक के जो सभी तत्वों हैं, तमाम सारे तत्व हैं, उन सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी भारत के जो सामाजिक सांस्कृतिक तत्व हैं, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो इस तरीके से अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद हैं हमारे इस राजभाषा वाले भाग में। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने सब आपको बता दी, पढ़ा दी, और आप इनको आत्मसात करिए। इतने से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू।